चल एक्टिव हो जाओ दबा दो, आधे घंटे में थ्योरी निपटा दें। प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी फर्क क्या है? प्रोविजन इज योर प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब आज देनदारी है। कंटीजेंट लायबिलिटी इज पॉसिबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। दूसरा, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में प्रोविजन तभी बनेगा अगर आप अमाउंट असर्टेन कर पा रहे हो, कितनी रिलायबली एस्टिमेट कर पा रहे हो। बेसिकली एग्जैक्ट तो नहीं पता, एग्जैक्ट अमाउंट तो अनसर्टेन है, लेकिन आप रिलायबली एस्टिमेट कर पा रहे हो, तभी आप प्रोविजन कहोगे। प्रोविजन रेफर टू प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हुज कैश आउटफ्लो प्रोबेबल है, अमाउंट पता नहीं लेकिन कैन बी एस्टिमेटेड। और कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब जैसे कि देखो चार्ट बनाया था हमने, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पहले आप ये चेक करो कैश आउटफ्लो प्रोबेबल है या नहीं, प्रोबेबल नहीं है, पता नहीं जाएगा कि नहीं, तो कंटीजेंट लायबिलिटी। पता है जाएगा तो अब ये चेक करो अमाउंट सर्टेन है या नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट पता है कितनी जाएगी। अगर आपको ये भी पता है एग्जैक्ट अमाउंट कितनी जाएगी, ए पता भी जाऊगी, ए भी पता भी एग्जैक्ट भी कितनी जाओगी, फिर तो वो लायबिलिटी हो गया। और अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कितनी जाएगी, अमाउंट अनसर्टेन है, फिर आप ये चेक करोगे कि क्या मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ, गेस वर्क कर सकता हूँ। अगर मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ तो फिर मैं एंट्री डाल सकता हूँ। अगर एंट्री डाल सकते हैं तो प्रोविजन ना करके एंट्री डाल दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, अमाउंट निकाल नहीं पा रही, अगर अमाउंट निकाल नहीं पा रहे फिर एंट्री नहीं डाल पाएंगे, एंट्री नहीं डाल पाएंगे तो कंटीजेंट लायबिलिटी कह दो। तो प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हुज कैश आउटफ्लो इज प्रोबेबल, अमाउंट इज अनसर्टेन पर कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड थ्रू प्रोविजन। कंटीजेंट लायबिलिटी की तीन डेफिनेशन है। पहला, पॉसिबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, पहला पॉसिबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हुज कैश आउटफ्लो डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। दूसरा, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हुज कैश आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल। तीसरा, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हुज कैश आउटफ्लो इज प्रोबेबल, अमाउंट इज अनसर्टेन बट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड, वो भी कंटीजेंट लायबिलिटी होता है। पहले तो तीन डेफिनेशन की होगी, एक डेफिनेशन इसकी होगी, उसके बाद प्रोविजन को बुक्स में रिकॉर्ड करते होते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। बुक्स में रिकॉर्ड करना मतलब रिकॉग्नाइज करना, प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड, वो नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करना मतलब एंट्री डालना। कंटीजेंट लायबिलिटी की एंट्री तो नहीं डालते लेकिन डिस्क्लोज करते हैं। तो रिकॉर्ड करना और डिस्क्लोज करना अलग अलग चीजें हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन डिस्क्लोज करते हैं। डिस्क्लोज कहाँ पे करते हैं? बैलेंस शीट में, फुटनोट में। फाइन, अगला पेज। एक्रूअल या मर्केंटाइल, ये क्या होता है? क्या था? इनकम एंड एक्सपेंसेस। पहले अगर इनकम बोला है तो पहले अर्न बोलोगे। इनकम एंड एक्सपेंस अगर इफ अर्नड और इनकर्ड should be recorded whether or not received or paid. Incomes and expenses should be recorded in the year in which they are earned or incurred whether or not they are received or paid. पे हो या रिसीव हो या डजंट मैटर, अगर इनकम अर्न हो गया तो उसी साल से रिकॉर्ड कर लो जिस साल से इनकम या अर्न हो गया। एक्रूअल का एक ऑल्टरनेटिव नेम है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ऑल्टरनेटिव नेम आपको याद होना चाहिए। एक्रूअल के हिसाब से ही हम प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग निकालते हैं, अदरवाइज नहीं निकलता, और एडवांस मनी को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं और सेल नहीं ट्रीट करते हैं। कैश सिस्टम, कैश सिस्टम क्या बोलता है? इनकम और एक्सपेंस को, इनकम और एक्सपेंस को कब बुक करो? व्हेन रिसीव्ड और पेड वेदर और नॉट अर्नड और इनकर्ड। इनकम और एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द ईयर इन विच दे आर रिसीव्ड और पेड वेदर नॉट इनकर्ड और अर्नड। कैश सिस्टम कौन फॉलो करता है? कहते हैं प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं, लाइक एडवोकेट और सीएस। फिर आगे मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? कहता एक्सपेंसेस नीड्स टू बी मैच्ड विद द इनकम। इसका मतलब क्या हो गया? वो खर्चे जो किए गए किसी इनकम को अर्न करने के लिए, उन खर्चों को उस ईयर में रिकॉर्ड करो जिस ईयर में उस इनकम को रिकॉर्ड किया हुआ है। Expenses should match with the income. Expenses incurred to earn the income should be recorded in the year in which the corresponding income is recorded. जिस साल इनकम रिकॉर्ड की थी उस साल से खर्चा बुक करो। फाइन। एक्रूअल और मैचिंग इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं। मैचिंग के हिसाब से हम क्लोज स्टॉक खड़ा करते हैं। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग भी मैचिंग के हिसाब से होता है। मैचिंग और एक्रूअल के हिसाब से सेम सेम ही है। फिर क्या अकाउंटिंग है? ये क्या चीज़ है? कहते ये तीन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हम यूजर वाइल इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है वो ये एज्यूम करके चल सकता है कि ये तीनों चीजें कंप्लाइड है इन मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर ये एज्यूम कर सकता है कि एक्रूअल फॉलो किया गया है, यूजर एज्यूम कर सकता है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, यूजर ये एज्यूम कर सकता है कि एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही है। एक्रूअल, तीन अकाउंटिंग असम्पशन कौन सी है? एक्रूअल, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी। अगर कोई एंटिटी ये तीनों कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रही, मतलब
अगर किसी एंटिटी अक्रूवल नहीं फॉलो कर रही, कैश फॉलो कर रही है, अगर कोई एंटिटी गोइंग कंसर्न उसका सीज होने वाला है, उसको लग रहा है कि मैं अगले साल बिजनेस सारा शट डाउन कर दूंगा, या फिर किसी एंटिटी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, तो इन तीनों में से अगर कुछ भी फॉलो नहीं किया तो उस एंटिटी को क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर, अदरवाइज डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो कर ली, नो डिस्क्लोजर, नहीं फॉलो करी, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। गोइंग कंसर्न क्या होता है? कहता गोइंग कंसर्न जब आप लिखोगे ना, ये तो बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, ये इतना लिखोगे तो 1 नंबर मसा मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या लिखोगे? जब जब ये तीनों कंसेप्ट समझाओगे, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल या कंसिस्टेंसी, एक तो कंसेप्ट समझा दो और एक ये अकाउंटिंग अजम्पशन वाली बात ठोक दो, ये जनरल होगी सबके लिए। आप कह देना कि गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption. A user while interpreting the financial statement may presume that the going concern is being complied by the entity. Going concern concept states that, उदो बाद going concern लिखो, पहला accounting assumption लिखो, one of the accounting assumption है, assumption का मतलब की ਹੁੰਦਾ है, फिर going concern का मतलब की है। Going concern it states that the enterprise, going concern की चीज है, कहते भी जो enterprise है ना, it neither have any intention nor any need इसके लिए to liquidate or curtail material at scale of operation. As per going concern, the entity ਇਹ assume ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ entity ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ need ਹੈ। अगर आप कहना ना गोइंग कंसर्न इज फॉलोड, इट मीन्स द एंटिटी डज नॉट हैव एनी नीड और इंटेंशन टू लिक्विडेट और कटेल मटेरियल इट स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाए ना, मतलब गोइंग कंसर्न सीज टू एग्जिस्ट हो जाए, मतलब एंटिटी बड़ी लंबी नहीं चलोगी, छेती विक जाएगी, खत्म हो जाएगी, इन दैट केस पता है की होंगे, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ਨੂੰ करंट दिखाने ਆਪਾਂ नॉन करंट नहीं दिखाते, और केड़ी वैल्यू तो रिकॉर्ड करना शुरू कर देने हैं, एट रियलाइजेबल वैल्यू शुरू कर देने रिकॉर्ड करना एट रियलाइजेबल वैल्यू। वैसे तो आप एसेट एट कॉस्ट खड़े रहते नहीं यूजुअली, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न सीज हो जाए तो एट रियलाइजेबल वैल्यू सारे एसेट्स और लायबिलिटी खड़े करने शुरू करते हैं। इंटर में करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ गया कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है, दैट द अकाउंटिंग, फिर से स्टार्टिंग, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption. A user when reading the financial statement may presume that the entity have consistently followed his accounting policies. ठीक हो गया? Consistency concept state that the entity to achieve the comparability of the financial statement, इसका मतलब क्या है, एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरे साल से कंपेरेबल रहे, टू अचीव द कंपेरेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, द अकाउंटिंग पॉलिसी जो एक बार फॉलो कर ली वो हर साल कंसिस्टेंटली फॉलो करो, उसको बार बार चेंज ना करो। ठीक है जी। हाँ चेंज कर सकते हो 3 केसेस में, अगर लॉ जरूरत मांगे, एएस या फिर फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन, और अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी तो आपको 3 डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, रीजन ऑफ चेंज और फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ चेंज। फिर आगे आपका कॉस्ट कंसेप्ट और रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये क्या बोलता है? कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है, कहता है जो एसेट आपने जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड परचेज कर लिया ना, उसी वैल्यू पे खड़ा रहने दो, उसको बार बार चेंज ना करो। ठीक है क्या? रियलाइजेशन क्या बोलता है, जब तक गेन या लॉस रियलाइज ना हो जाए उसको बुक करने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन, गेन और लॉस रियलाइज कब होता है, जब एसेट बेचते हैं और पैसा आता है। तो कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट्स दैट एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट द प्राइस एट विच इट इज एक्वायर्ड, मार्केट वैल्यू इग्नोर्ड। रियलाइजेशन क्या बोलता है, दैट द गेन लॉस शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन गेन और लॉस इज रियलाइज, मतलब जब एसेट बिकेगा। रीवैल्यूएशन क्या बोलता है कि अगर आपका एसेट नहीं भी बिका ना तो भी आप उसको फेयर वैल्यू पे खड़ा कर लो, फेयर वैल्यू पे जब खड़ा करने जाओगे तो एसेट की वैल्यू चेंज करोगे और गेन और लॉस बुक करोगे। तो ये कहता है कि गेन और लॉस बुक कर लो अगर आपने एसेट को नहीं बेचा तब भी, तो इसका मतलब ये ऑपोजिट हो गया इसका कॉस्ट कंसेप्ट का। फिर आगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या बोलता है, एज पर बिजनेस एंटिटी ऑनर और बिजनेस अलग अलग है। अलग अलग है तभी करके क्या होता है कि ऑनर की जो कैपिटल होती है ना उसको एक लायबिलिटी माना जाता है, ऑनर के खर्चों को ड्राइंग्स माना जाता है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाता, और ऑनर बिजनेस का सेविंग बैंक अकाउंट नहीं यूज कर सकता। मनी मेजरमेंट ये क्या बोलता है, क्या था, अकाउंट्स में सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करना जो आप फाइनेंशियल टर्म में मेजर कर सकते हो, जिन चीज़ों को मनी टर्म में मेजर नहीं कर सकते उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने की लोड नहीं है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ को एसेट जरूर बोला जाता है कंपनी के, लेकिन उनको मनी टर्म में नहीं खड़ा कर सकते, बंदे का मूल्य पाके ऐसे नहीं कह सकते ये 30 लाख का है ये 35 लाख का है, तो देयरफॉर एम्प्लॉयज़ को बैलेंस शीट में ऐसे खड़ा नहीं करते। इसके अलावा क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका कोई मेजर सेल ऑर्डर मिल गया, किसी कंपनी के साथ मर्जर एक्विजिशन होना है, ये सब चीज़ें बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि कहता है यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना हर साल बनाते जाओ, ऐसा नहीं है कि जब लाइफ एंड होएगी एंटिटी खत्म होएगी सिर्फ तभी बनाना। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट शेयर दैट अकाउंट्स नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड। पीरियड डिसाइड कर लेना 6 महीने, साल, 15 महीने, 18 महीने, लेकिन इंडिया में ये पीरियड कंपनी एक्ट ने डिसाइड कर रखा है 12 महीने 1 अप्रैल से
31 मार्च, और फॉरेन में कहते हैं ये चलता है कैलेंडर ईयर। फिर आगे सब्सटेंस ऑफ रिफॉर्म, ये क्या बोलता है? कहता है जो अकाउंटिंग करते हैं ना वो ऑन डॉक्यूमेंट्स क्या चीजें दिख रही हैं उसके हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करते, इंटेंट चेक करके अकाउंटिंग करते हैं। मतलब पहली बात तो कहते हैं सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन नॉट ऑलवेज सेम एज इट अपीयर्स फ्रॉम इट्स लीगल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि 31 मार्च से पहले पहले हमने एसेट की, लैंड की रजिस्ट्री करवानी थी, पैसे पेमेंट हो गई, चाबियां ट्रांसफर हो गई, पोजेशन ट्रांसफर हो गई एसेट की, ठीक हो गया, राइट टू यूज ट्रांसफर हो गया, लेकिन ऑन पेपर साइन नहीं हो पाए, तहसीलदार टपक गया। तो लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग की वजह से ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो पाई, लेकिन राइट ट्रांसफर हो गया, पोजीशन ट्रांसफर हो गई। तो हम कहेंगे सब्सटेंस में तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, चाहे ऑन डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर नहीं हुई, फिर भी आप क्या कर सकते हो, बायर और सेलर एसेट सेल और परचेज की एंट्री डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एग्जांपल के लिए विद द राइट्स एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी हैव बीन ट्रांसफर्ड, हाउएवर द डॉक्यूमेंटेशन एंड द लीगल फॉर्मेलिटी पेंडिंग, फिर भी द ट्रांजैक्शन फॉर द एक्विजिशन और डिस्पोजल कैन बी रिकॉर्डेड। उसके बाद प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, ये क्या बोलता है? गुंजन, पेपर में ये जो कंसेप्ट कर रहे हैं ना, इसी में से एक ना एक आपको दो आएंगे, 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के तो पक्के हैं, 5 नंबर का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लग से आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। अगर आप चाहते हो कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो सौखा लगता है आपको वो अटेम्प्ट करना है, तो उसका भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन 5 नंबर का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर 6 से इक्विटी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन करना है ना अपने इजी वाला पेपर में अटेम्प्ट, तो आपको 6C 5 नंबर का थ्योरी वाला करना पड़ेगा, देखो क्या। और अगर ये नहीं करना है फिर इक्विटी शेयर कैपिटल भी क्या ही करोगे करके, 5 नंबर तो वैसे जाएंगे। तो थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है? कहता एक्सपेक्टेड लॉसेस बुक कर लो, एक्सपेक्टेड इनकम ना बुक करो, एंड डज नॉट एंटिसिपेट द इनकम बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। प्रोविजन, ये इन्वेंट्री को हम कॉस्ट एंड विच एवर लोअर खड़ा करते हैं एज पर प्रूडेंसी, और दूसरा प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट बनाता। और इसका एक ऑल्टरनेटिव नाम याद रखना, एक हमने नाम किया था एक्रूवल का ऑल्टरनेटिव नेम क्या था वो, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। प्रूडेंस का ऑल्टरनेटिव क्या आ गया, कंजर्वेटिज्म। मटीरियलिटी ये बोलता है, कहता वो आइटम जो मटीरियल है, मटीरियल मतलब जिससे यूजर का डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट हो सकती है, उनको तो स्पेसिफिकली दिखाना, बाकियों को स्पेसिफिक दिखाने की लोड़ नहीं है। डिस्क्लोज करने की बात हो रही है, रिकॉर्ड तो सारी आइटमें करनी होती है, चाहे मटीरियल है चाहे इमटीरियल है, लेकिन स्पेसिफिक डिस्क्लोज मतलब जैसे अपन करते हैं ना यार करंट लाइबिलिटी में पहली हेडिंग कौन सी दे दी आपने, ट्रेड पेबल की दे दी, और क्या दे दी आपने हेडिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग की हेडिंग दे दी। पहले पे शॉर्ट टर्म बोरिंग आती है, दूसरे पे ट्रेड पेबल आता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, फिर आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नहीं पहले अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, फिर चौथे पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे 4 हेडिंग होती है, ठीक है जी। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग इंपॉर्टेंट आइटम है, अलग स्पेसिफिक डिस्क्लोज कर दी, ट्रेड पेबल इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक डिस्क्लोज कर दी, प्रोविजन इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक डिस्क्लोज कर दी। लेकिन जो कॉल्स इन एडवांस आया पड़ा है वो इतनी इंपॉर्टेंट मटेरियल आइटम नहीं है, तो उसको स्पेसिफिक डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, अदर करंट लायबिलिटी किसी एक कॉमन हेड के नीचे डाल दो। तो ये बात बोलते हैं कि कॉल्स इन एडवांस क्योंकि एक इमटेरियल आइटम है तो उसको स्पेसिफिक डिस्क्लोज करने की लोड़ नहीं है, एक जनरल हेड के नीचे डाल सकते हैं। लेकिन क्या कॉल्स इन एडवांस को बुक्स में रिकॉर्ड तो किया ही है ना, तो बुक्स में जो रिकॉर्ड करते हैं वो सारी हेड में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो मटेरियल हो चाहे इमटेरियल हो। लेकिन जो डिस्क्लोज करते हैं मतलब बैलेंस शीट के फेस के ऊपर दिख रही होती है, P&L के फेस के ऊपर दिख रही होती है, मतलब सीधा P&L सीधा बैलेंस शीट जी चीजें दिख रही है वही दिखन जी मटीरियल है। इसके अलावा कहते हैं मटीरियलिटी एक और तरीके से काम करती है अगर को आपको खर्चे लगे जो छोटे मोटे हैं उसको एसेट खड़ा करने की लोड़ नहीं, एक बार में राइट ऑफ कर सकते हो। स्मॉल एक्सपेंसेस जैसे कि टूल्स वगैरह है, बुक्स वगैरह, कैलकुलेटर्स है, एसेट खड़ा करने की बजाय एक बार में राइट ऑफ कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन भी एक बार आ जाता होता है या ट्रू फॉल्स पूछ लेते हैं कि मटेरियलिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मटेरियलिटी डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ द आइटम, साइज ऑफ द बिजनेस एंटिटी, आइटम की अमाउंट कितनी है, बिजनेस एंटिटी का साइज कितना है, नेचर एंड लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिटेल कितनी अवेलेबल है उस आइटम की हमारे पास, लेवल ऑफ द पर्सन, डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, छोटे बंदे के लिए मटेरियल होगी, बड़े बंदे के लिए मटेरियल होगी, ऐसे डुअल एस्पेक्ट बेकार है चीज। मेजरमेंट बेसिस, ये क्या बोल रहा है, एसेट और लायबिलिटी किस वैल्यू के ऊपर खड़ी करनी होती है,
कहते हैं एसेट्स और लायबिलिटी को खड़ी करने के लिए हमारे पास 4 में से कोई एक ऑप्शन है। पहली ऑप्शन हिस्टोरिक वैल्यू, कि जिस वैल्यू पे एक्वायर करी थी उसी वैल्यू पे। रियलाइजेबल वैल्यू, बेचने जाएंगे तो कितना पैसा आएगा उस वैल्यू पे खड़ा कर लो। प्रेजेंट वैल्यू मतलब अगर एसेट है तो फ्यूचर में कितना पैसा इनफ्लो आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश इनफ्लो। लायबिलिटी है तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश आउटफ्लो। करंट वैल्यू, करंट वैल्यू मतलब आज अगर सिमिलर एसेट खरीदने जाएंगे, एक रियलाइजेबल वैल्यू बेचने जाएंगे, करंट वैल्यू मतलब सिमिलर एसेट परचेज करने जाएंगे तो कितने मिले। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या चीज़ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना यार रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। किसने इशू करा है? पहली बात, या तो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी ने, गवर्नमेंट ने, या फिर रेगुलेटरी बॉडी ने। रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय अकाउंटिंग बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी या फिर गवर्नमेंट। कवरिंग द एस्पेक्ट, इसमें लिखा क्या होता है? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डी रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। किस चीज़ की? या तो ट्रांजेक्शन की या इवेंट की इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इशूड बाय गवर्नमेंट, एक्सपर्ट बॉडी या फिर रेगुलेटरी बॉडी। इसमें लिखा क्या होता है? कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डी रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडवांटेज क्या होता है एएस का? अगर एएस लागू होते हैं ना तो पहली बात यूनिफॉर्मिटी आती है। दूसरी बात, पहले तो आ गई यूनिफॉर्मिटी, जब कहा यूनिफॉर्मिटी तो कंपेरेबिलिटी भी आ गई और वेरिएशन नहीं रही। दूसरी बात, कंपैरिजन होने लगेगा एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से। तीसरी बात, एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट देके जाएगा जो यूजर के लिए बेनिफिशियल होगा। चौथी बात, एक क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन थोड़ी एक्स्ट्रा मिलती रहेगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, वो प्रेजेंटेशन बढ़िया होगी। लिमिटेशन क्या है? कहते कभी कभी ना एएस चॉइस दे देते हैं एंटिटी को कि ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, तो जब चॉइस आ गई तो मुश्किल हो गई एंटिटी के लिए। नेक्स्ट, एएस आर द रूल्स, रूल्स कैनॉट ओवरराइड द एक्ट। तो ऑब्लिगेशन क्या है? ये स्टैच्यूट को ओवरराइड नहीं कर सकते, इनको एएस को स्टैच्यूट लॉ के अंदर अंदर दायरे में रहना पड़ता है। फिर व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या चीज़ है? वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय द एंटिटी। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पंजाबी च जेडे एंटिटी ने अडॉप्ट कर लिए फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस आपने याद क्या रखना है? जो अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट वर्ड याद रखना है कि चॉइस है पॉलिसी कि लिफो फॉलो करे, फीफो फॉलो करे, वेटेड फॉलो करे। लॉ ने ऑप्शन दे दी, हमने जो भी चूज कर लिया वो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? मेथड्स, accounting principle and methods for applying those principle adopted by the business entity for preparation and presentation of the financial statement। सरकार ने कोई लिस्ट नहीं दे रखी है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए, यूनिफाइड लिस्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या चीज़ है? अकाउंटिंग कन्वेंशन इज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग प्रैक्टिस मतलब वो चीज़ जो सालों से चलती आ रही है, ट्रेडिशंस अडॉप्टेड बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर द पास्ट पीरियड ऑफ द टाइम। अकाउंटिंग बॉडीज चाहे तो इनको चेंज कर सकती है, मतलब पास्ट पीरियड से अकाउंटिंग कैसे कर रहे हो वो अकाउंटिंग कन्वेंशन बन गई। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग किसी लॉ में नहीं लिखी हुई, वो तो बचपन से ऐसे करते आ रहे हैं या फिर पुराने लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम भी वैसे ही कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। हाँ, अगर सरकार चाहे तो उसको चेंज कर सकती है। अगर पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करने के लिए नया लॉ बन जाए तो उस लॉ के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना, तो ये ट्रेडिशन चेंज हो जाएगा, अकाउंटिंग कन्वेंशन चेंज हो जाएगी। पर क्योंकि अकाउंटिंग कन्वेंशन लॉ है नहीं तो यूनिवर्सल नहीं है, हर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। It does not have a universal application. What is capital commitment? Capital commitment is capital commitment. Commitment मतलब promise. Promise किस चीज़ का? capital expenditure का। capital expenditure का promise इस capital commitment कि अगर हमने promise कर रखा है, जैसे सरकार वादे कर देती है बजट को या फिर इलेक्शन वाले दिन कि हम इतनी सड़कें बनाएंगे, एक्सेट्रा करेंगे, तो वो capital commitments है। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस मतलब एक तो रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस होता है। बैलेंस शीट वाली आइटमों के ऊपर जो भी गेन या लॉस होगा उसको कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस बोलते हैं। जैसे कि एसेट बेचने के ऊपर गेन लॉस हो रहा है वो कैपिटल प्रॉफिट है। तभी हम क्या करते हैं, जो इक्विटी शेयर के ऊपर जो नफा नुकसान होता है वो कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, ये कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल रिजर्व में डालो। व्हाट इज चार्ज? वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज क्या चीज़ है? इनकम्बरेंस क्रिएटेड ऑन एन एसेट। इनकम्बरेंस, ये एसेट के ऊपर कोई राइट क्रिएट कर लेना सो एज टू सिक्योर इंडेटनेस, जिहड़े बंदे नूं कर्जा है उसको सिक्योर करने के लिए। इनकम्बरेंस क्रिएटेड ओवर एन एसेट टू सिक्योर द इंडेटनेस, ठीक है जी। अब ये जो चार्ज होता है गिरवी, या तो फिक्स्ड या फ्लोटिंग। फिक्स मतलब अ चार्ज क्रेडिट ऑन अ स्पेसिफिक एसेट, ऑन अ पर्टिकुलर एसेट,
विच इज आइडेंटिफाइड व्हेन द चार्ज इज क्रिएटेड। एसेट अगर आइडेंटिफाई होगा जब चार्ज क्रिएट किया गया तो फिक्स एसेट है। फ्लोटिंग एसेट क्या होता है, एसेट आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, मतलब स्पेसिफिक एसेट नहीं देखा जाता भी केड़ा, फ्लोटिंग चार्ज है। अ जनरल चार्ज ऑन ऑल और सम ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग द फ्यूचर वंस। अगर ये लिखा गया कि ऑन ऑल और सम ऑफ द एसेट ऑन द इंक्लूडिंग द फ्यूचर वन, फ्लोटिंग कर देना। स्पेसिफिक एसेट लिखा गया तो फिक्स हो गया, ट्रू फॉल में आएगा ज़्यादातर। ये जितनी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, ये थ्योरी कम, ट्रू फॉल्स में आने के चांस ज़्यादा है। इससे पहले जो पढ़ के आए हैं वो एज इट इज़ थ्योरी लिखने को आएगी, तो ये चीज़ें बस समझ के चलो। वर्डिंग बाय हार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, पहले वाले कंसेप्ट बाय हार्ट वर्डिंग याद कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी 4 नंबर का क्वेश्चन उसमें से बनेगा। 80% की प्रोबेबिलिटी है कि जो पिछले 2 पेज है उन्हीं में से 4 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, और वो क्वेश्चन नंबर कंपल्सरी होगा 1B, अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा 4 नंबर। तो पिछले 3 पेज पड़े हैं, 80% का चांस हो चाहिए होगा। कंटिंजेंट एसेट क्या होता है, वो एसेट जिसकी एग्जिस्टेंस पता नहीं हो ना हो, वैल्यूएशन क्या हो, ऑनरशिप मेरी हो ना हो, डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। और कंटिंजेंट एसेट को तो डिस्क्लोज करने की भी लोड नहीं होती प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, सारे डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा होती है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, रॉ मटीरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की कॉस्ट, लेबर आएगी, ओवरहेड आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ओवरहेड क्या होता है, सारे इंडायरेक्ट खर्चे, इंडायरेक्ट मटीरियल, लेबर, एक्सपेंस। एक्सपायर्ड कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जिसका एक बेनिफिट हम ले चुके, जैसे कि हमने रेंट पे किया है 4 महीने का, जैन फेब मार्च अप्रैल, तो जैन फेब मार्च ओवर हो गया पीरियड, तो जैन फेब मार्च की एक्सपायर्ड कॉस्ट होगी, लेकिन हमने अप्रैल का पे कर रखा है ना, तो वो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट होती है। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट मतलब प्रीपेड, जिसका बेनिफिट अभी तक हमने नहीं लिया। प्रायर पीरियड आइटम मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट वाली आइटम, पिछले सालों के खर्चे। सब्सिडरी बुक क्या होती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पे पहली बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। प्रिंसिपल बुक क्या होती है, लेजर। अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन की ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक राइटिंग ऑफ, ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक राइटिंग ऑफ, हौले हौले किसी बेसिस के ऊपर राइट ऑफ करना, किस चीज़ को। अमोर्टाइजेशन है तो किसी इंटेंजिबल एसेट को, एसेट को। डेप्रिसिएशन है तो किसी टेंजिबल एसेट को। डिप्लीशन है तो किसी नेचुरल रिसोर्स। ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक राइटिंग ऑफ टेंजिबल एसेट, नेचुरल रिसोर्स, intangible asset over an appropriate period of time on some appropriate basis. This is depreciation की definition. What is accelerated method of depreciation? Accelerated method ये होता है कि कदे कट कदे वध, that is accelerated. जैसे सम ऑफ ई डिजिट में मेथड में क्या होता है, इनिशियली ज़्यादा होती है, बाद में कम होती जाती है डिप्रिसिएशन, दैट इज एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। फिर आएगा प्रोविजन नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। पता है हमें, प्रोविजन नोट में जो बनाएगा उसके लिए बीपी होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बनाएगा उसके लिए बीआर होगा। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट किसके लिए होता है, पैसे लेने हैं तो डेबिट नोट, पैसे देने हैं तो क्रेडिट नोट। अगर सेल रिटर्न करिए, कस्टमर मोड़ गया तो आपको पैसे देने हैं तो क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। अगर परचेज रिटर्न है तो क्रेडिटर से पैसे लेने हैं तो डेबिट नोट। तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न के लिए ध्यान रखना। पैसे लेने हैं, लेने हो तो बंदे को डेबिट करते हैं, डेबिट नोट। पैसे पे करने हैं तो क्रेडिट नोट। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या कहोगे इसमें, कि बैलेंस शीट में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर दिखाते हैं, मतलब इन्फ्लेशन को इग्नोर मारते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सिर्फ मनी मेजरमेंट, मतलब जो चीज़ें मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसी को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट आपको एक फेयर व्यू नहीं दिखाती। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे घटाते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट है, पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है, मतलब प्रोविजन घट बना ली, वध बना ली, उस ना प्रॉफिट घट वध आ गया तो ये इम्पैक्ट होता है। चलो आगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है। अगर आपको बेनिफिट 1 साल के लिए आएगा तो रेवेन्यू, मल्टीपल सालों के लिए आएगा तो कैपिटल, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। अगर आपको लगता है कि आपका खर्चा करने से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो कैपिटल। और अगर सिर्फ मेंटेन रहेगी, ठीक है, मेंटेन वर्ड क्या, इंक्रीज वर्ड, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी कैपिटल, एफिशिएंसी मेंटेन होगी तो रेवेन्यू। इन बेसिस के ऊपर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला, बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, कि अगर फर्नीचर का आपका बिजनेस है और फर्नीचर ही खरीद के लेके आ रहे हो तो रेवेन्यू खर्चा। हमारा बिजनेस तो कोचिंग क्लासेस का, लेकिन हम फर्नीचर लेके आए तो एसेट हो गया। रेकरिंग, बार बार कर रहे हो तो रेवेन्यू, कभी कभी करते हो तो कैपिटल। पर्पस, पर्पस में ये लिखते हैं कि एफिशिएंसी मेंटेन करनी है, इंक्रीज करनी है। रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है या मेंटेन रह रही है। मटीरियलिटी, बड़ी अमाउंट है छोटी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट है तो कैपिटल, छोटी अमाउंट है तो रेवेन्यू। यूजेस ऑफ एसपीआर, पहला, अच्छा
ये जो आपको लिखा हुआ है वो उन कंपनी के लिए जो एएस फॉलो नहीं कर रही, दैट्स वाई यहाँ पे लिख दिया हमने कि डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या शेयर्स। बोनस के लिए, बायबैक के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के लिए। बोनस को क्या कहेंगे? इशूइंग फुली पेड अप शेयर्स टू द मेंबर्स। बोनस को क्या, बायबैक को क्या कहेंगे? परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए। एरर, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पता क्या आएगा? एरर रेक्टिफिकेशन चैप्टर में से एंट्रियां दी होंगी और पूछेगा क्लासीफाई अमंग थ्री। थ्री कौन से होंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन या कमीशन। कंपनसेटिंग में से क्लासीफाई नहीं करना होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन से होते हैं? रेवेन्यू आइटम को कैपिटल बताना, कैपिटल आइटम को रेवेन्यू बताना। इट कैन बी रेवेन्यू रिसिप्ट नु कैपिटल रिसिप्ट, या फिर रेवेन्यू खर्चे नु कैपिटल खर्चा, या वाइस वर्सा। सारा कुछ रेवेन्यू और कैपिटल में गड़बड़ हो गई तो प्रिंसिपल। कमीशन मतलब भूल गए। इसके अलावा जो कुछ भी रहेगा सब कुछ कमीशन है। रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, सब कुछ कमीशन। पीपी दी वैल्यू च की चीज़ें जोड़ते हैं? परचेज प्राइस, टैक्सेस। इसके अलावा वो सारे खर्चे जो किए गए एसेट को कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए एज डिजायर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी। इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका। वेजेस पेड कितने एम्प्लॉयज़ नु, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट भी आ गया, साइट प्रिपरेशन भी आ गया, हैंडलिंग कॉस्ट मतलब फ्रेट वगैरह भी आ गया, इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट भी आ गया, प्रोफेशनल टैक्सेस भी आ गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, ट्रायल रन हो गया, टेस्टिंग हो गया। इसी बंद करने प्रोविजन और रिजर्व में क्या फ़र्क होता है? प्रोविजन की डेफिनेशन आपको पता है। रिजर्व मतलब सेटिंग असाइड ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट सो एज टू रिड्यूस द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। प्रोविजन यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रोविजन क्या कंपलसरी है? यस। रिजर्व बनाना ऑप्शनल है। प्रोविजन बनाने से क्या होगा? फ्यूचर के लिए एक एंटिसिपेटेड लॉस के लिए आइटम बुक हो जाएगी। रिजर्व से क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम हो गए, बिजनेस से पैसा प्यार होगा। नेक्स्ट, प्रोविजन को दिखाते कहाँ पे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाते हैं। रिजर्व को कहाँ पे दिखाते हैं? रिजर्व सरप्लस हेड के नीचे दिखाते हैं, शेयरहोल्डर फंड के नीचे। फिर ये डिविडेंड, प्रोविजन में से डिविडेंड नहीं बांट सकते, इसमें से डिविडेंड बांट सकते हैं। और यूज, प्रोविजन का यूज स्पेसिफिक होता है, रिजर्व का यूज जनरल होता है। ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल क्या था? अकोमोडेशन बिल वो एक दूसरे के से फाइनेंस अरेंज करने के लिए जो बनता है। ट्रेड बिल टू फैसिलिटेट अ क्रेडिट सेल परचेज। ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल के केस में क्या आएगा कि अगर बिल डिस्काउंट करवा के आ गए तो ट्रेड बिल का पैसा किसके पास रहेगा? जिसके पास बीआर है। अकोमोडेशन बिल का पैसा दोनों के पास होगा। अकोमोडेशन बिल में अगर पैसा दोनों के पास है तो खर्चा भी दोनों बियर करेंगे। इस केस में खर्चा कौन बियर करेगा? जिसके पास बीआर है। ट्रेड बिल के केस में गुड्स बट्टे में होती है, इस केस में कंसिडरेशन नहीं होती, नथिंग इन रिटर्न। फिर हो गया लीगल एक्शन। ट्रेड बिल के केस में लीगल एक्शन लिया जाता है। अकोमोडेशन बिल के केस में इमीडिएट दो पार्टीज तो एक दूसरे के ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकती। नोटिंग चार्जेस क्या था? बीआर होल्डर को अगर लगे कि डिफॉल्ट हो सकता है बाय द बीपी वाला बंदा, तो बीआर होल्डर नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और उसे कहेगा कि ड्यू डेट के ऊपर नोटरी पब्लिक बीपी वाले बंदे के पास जाए और उससे पैसे मांगे। अगर बीपी वाला बंदा नोटरी पब्लिक को पैसा ना दे तो नोटरी पब्लिक रिकॉर्ड करे द फैक्ट दैट द बीपी वाले बंदे ने पैसा नहीं दिया और रीजन रिकॉर्ड करे क्यों पैसा नहीं दिया। नोटरी पब्लिक के सर्विस के लिए जो पैसे चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं अपन नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस एक बार पे कौन करते हैं? जिसके पास बीआर होता है। बीआर कौन करता है? जिसके पास बीपी होता है। रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या सीन है? अगर ड्यू डेट से पहले बिल पेबल वाले बंदे के पास अगर फालतू पैसे हों तो बिल पेबल वाला बंदा पेयर पेई को अप्रोच करेगा और पेई से पूछेगा क्या आप एडवांस में मनी लेने के लिए सब अग्री हो। अगर पेई अग्रीज, पेयर पेज अंडर अ रिबेट। रिबेट इज कंप्यूटेड यूजिंग द एग्रीड रेट बिटवीन बोथ एंड पीरियड कौन सा? पेमेंट डेट और ड्यू डेट का डिफरेंस। और अगर कम पे करेगा तो पेई के लिए, पेई पेई जिसने पैसा रिसीव किया उसके लिए खर्चा होगा और जो पेयर है उसके लिए इनकम होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ बीआर, बीआरएस कहते liquidity position as shown by the cash book and as shown by the passbook is not always the same. लिक्विडिटी पोजीशन मतलब कितना पैसा पे करने की एबिलिटी है हमारी। कैश बुक में कई बार ज़्यादा लिखे होते हैं, बैंक में अगर पैसे कम है तो एक्चुअल में कम पे कर पाएंगे। एग्जैक्ट लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए हमें बीआरएस बनानी पड़ती है। अगर बीआरएस बनाएंगे तो डिसीजन मेकिंग सही रहेगी हमारी बिजनेस में और हमें पता चल पाएगा कि किन आइटमों की वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक में फ़र्क है। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द सेम। और ये रीज़न किस प्रकार के हो सकते हैं? तीन, टाइमिंग इशू, ट्रांजैक्शन इशू या फिर एरर्स। टाइमिंग इशू कौन से होते हैं कि चेक क्लियर होने में देरी है, प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक। ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं? कैश बुक में अगर गलती हो गई।
कैश बुक में गलती नहीं करेंगे, डिले इन द कैश बुक है कि बैंक चार्जेस हमने नहीं डाले, बैंक में कोई डिविडेंड आया, इंटरेस्ट आया, वो हमने नहीं डाला बुक्स में, या कोई चेक डिसऑनर हो गया उसकी एंट्री हमने नहीं डाली। एरर्स क्या होती हैं, कोई गलती होगी किससे, बैंक से। एरर मतलब बैंक से गलती होगी, मतलब दोनों ही है, चलो एरर में दोनों ही आ जाएंगे। एरर मतलब गलती है, ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में डिले है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, अगर हम BRS बनाएंगे तो उससे क्या होएगा, जो एम्प्लॉयज़ होंगे ना वो बच के रहेंगे कि यार बाबूजी चेक करते रहते हैं, तो एम्बेजलमेंट नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। फिर क्या, पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक और परपेचुअल क्या सीन है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक क्या सीन है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पीरियड आफ्टर पीरियड करो, पीरियड आफ्टर पीरियड करोगे मतलब गिनती मार के करोगे, फिजिकल काउंट। परपेचुअल में क्या होगा, बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, उधर कंटिन्यूस नहीं मिलेगी। अगर पीरियोडिक हम कर रहे हैं पीरियड आफ्टर पीरियड, तो 31 मार्च को अगर गोडाउन में गुड्स हैं तो क्लोज स्टॉक में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, मतलब जो नॉर्मल लॉस हो गया वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन परपेचुअल में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, मान आ गया तो प्लस, चला गया तो माइनस, सारा साल कर रहे हैं, क्योंकि सारा साल कर रहे हैं, एक तो महंगा हो गया, दूसरा सारा साल जब प्लस माइनस कर रहे हैं तो नॉर्मल लॉस माइनस तो किया ही नहीं होगा, तो नॉर्मल लॉस शेल फॉर्म पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और इधर नॉर्मल लॉस शेल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉग्स, ठीक है जी। और क्योंकि पीरियोडिक में सारा साल वैल्यू नहीं पता होती हमें, तो इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल कम होता है, और दूसरी तरफ इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होता है हमारा, ठीक है जी। और अगर पीरियोडिक है तो गिनती मारनी है तो दुकान में बतानी पड़ेगी, हॉल्ट ऑफ ऑपरेशन, और परपेचुअल में हॉल्ट ऑफ ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो ये हो गया। उसके बाद ये लिस्ट, कौन सा रेवेन्यू कौन सा कैपिटल, ये मैं नहीं करा रहा, घर से अपने आप कर लेना। फिर आगे ट्रू फॉल, ये भी हो जाएंगे, सारी थ्योरी होगी।